हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्य क्या होता है, सामूहिक समांतर माध्य क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सामान्य रूप से जो सामान्य रूप से माध्य दो प्रकार के होते हैं, एक समांतर माध्य होता है, एक भारित समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य एक सामान्य औसत को बताता है जिसमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सी मध्य को कितना वेटेज दिया जाना है। इस कारण से समांतर माध्य सही रूप से अगर हम देखें तो औसत दरों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक सीमा तक नहीं करता है। यदि हमें जीवन निर्वाह सूचकांक निकालना हो, औसत जीवन निर्वाह व्यय निकालना हो, श्रमिकों का औसत मजदूरी निकालनी हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से भारित समांतर माध्य का प्रयोग ज्यादा सटीक होता है, ज्यादा वास्तविकता के नजदीक होता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में कुशल श्रमिकों को मजदूरी दी जाती 60 या 600 रुपए कुशल श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, और जो अकुशल श्रमिक है उनको 400 रुपए मजदूरी दी जाती है। तो सामान्य औसत जो आएगा वो 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा ये आपका आएगा 500। औसत मजदूरी आएगी 500। पर यदि हो सकता है कि उस फैक्ट्री में कुशल श्रमिक तो 20 ही हो और अकुशल श्रमिकों की संख्या 80 हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हम भारित समांतर माध्य निकालेंगे तो वास्तविक स्थिति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, मान लीजिए कुशल श्रमिकों को 600 रुपए कुशल श्रमिकों को दिया जा रहा है, अकुशल श्रमिकों को 400 रुपए दिया जा रहा है, और इनकी संख्या तो 20 है और इनकी संख्या 80 है। तो सही जो माध्य है वो आएगा 600 मल्टीप्लाई टू 20 प्लस 400 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय टोटल 100 को क्या मिलेगा, तो ये आएगा 12,000, ये आएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 44,000 डिवाइडेड बाय 100। औसत मजदूरी 440 रुपए आती है, जबकि सामान्य रूप से जो औसत मजदूरी आई वो औसत मजदूरी हमारे सामने कितनी आई, 500 आई। तो कहने का तात्पर्य भारित समांतर माध्य सामान्य रूप से सिंपल समांतर माध्य की तुलना में वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होते हैं। अगर हमको जीवन निर्वाह व्यय निकालना हो, औसत जीवन निर्वाह व्यय निकालना हो, श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को ये बताते हैं। और अब देखिए, भारित समांतर माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है। भारित समांतर माध्य निकालने के लिए x1 x बार w इसको बताते हैं, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर। तो पहले का x1 w1 पहले का समांतर माध्य, उसका भाग, दूसरे का समांतर माध्य, उसका भाग, तीसरे का समांतर माध्य, उसका भाग, इसी प्रकार से n का समांतर माध्य और उसका भाग डिवाइडेड बाय w1 प्लस w दूसरे का भाग प्लस तीसरे का भाग। ये एक फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं भारित समांतर माध्य सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा w। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जहां पहले हम फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, पहले हम क्या करते थे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहां जहां पर हमको f यूज करना था वहां पर हम भारित समांतर माध्य में w यूज करते हैं। बाकी भारित समांतर माध्य में और कोई अंतर नहीं है। यहां फ्रीक्वेंसी की जगह भार का प्रयोग किया जाता है, बाकी समांतर माध्य एक ही प्रकार का है। एज्यूम मीन से निकालेंगे तो एज्यूम मीन का एज्यूम वेटेज प्लस सिग्मा WDX डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वहां पे भी देखिए
सेम पहले सिग्मा एफ डी एक्स करते थे, तो जहां एफ था वहां हम इसको डब्ल्यू यूज करते हैं। तो भारित समांतर माध्य भी दो विधि से निकाला जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाला जा सकता है और कल्पित माध्य रीति से भी निकाला जा सकता है। सामान्य रूप से क्या होता है, हम मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका अगर रेट थोड़ा सा भी परिवर्तित होता है तो हमारा बजट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सामान्य रूप से हम चीनी हमारे ज्यादा काम आती है, आटा हमारे लिए ज्यादा काम आता है, खाद्य तेल हमारे लिए ज्यादा काम आता है, घी ज्यादा काम आता है। तो इनके रेट में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। पर अगर काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, काला नमक है, सेंधा नमक है, इनका कीमत बहुत ज्यादा थोड़ी चेंज भी हो जाती है तो हमारे बजट पर बहुत कम उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हम कम यूज करते हैं। तो भारित समांतर माध्य में सामान्य रूप से जो चीज ज्यादा यूज होती है उनको ज्यादा वेट दिया जाता है, जो चीज कम यूज होती है उनको कम वेट दिया जाता है। इस कारण से भारित समांतर माध्य के माध्यम से जो समांतर माध्य प्राप्त होता है वो वास्तविकता के ज्यादा निकट होता है, क्योंकि हम सामान्य समांतर माध्य में क्या करते हैं, चीनी का रेट कितना बदला, खाद्य तेल का कितना बदला, दालों का कितना बदला, आटे का कितना बदला, इसके अलावा इलायची का कितना चेंज हुआ, काली मिर्ची का कितना चेंज हुआ, लौंग का कितना हुआ, इन सबका करके औसत निकालते हैं तो वह वास्तविकता के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं हो पाता है। क्योंकि सामान्य रूप से जो चीज चीनी है, चीनी व्यक्ति महीने की 10 किलो काम में लेता है। अब चीनी का 5 रुपए रेट चेंज होता है तो उसको 50 रुपए का फर्क पड़ता है, पर इलायची वो 10 ग्राम एक साल में काम में लेता है। इलायची का अगर 5 रुपया बढ़ भी जाता है तो उसको एक साल में जाकर 5 रुपए का फर्क पड़ता है। तो सामान्य रूप से जो उसके रोज काम आने वाली चीज है उसका भार अगर चेंज होता है तो उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए भारित समांतर माध्यम में सामान्य रूप से जो चीज ज्यादा काम में आती है उसको अधिक भार देने का प्रयास किया जाता है, और जो चीज कम काम में आती है उसको कम भार देने का प्रयास किया जाता है। और इस भारित समांतर माध्य निकालने का उद्देश्य यही है कि वास्तविक समांतर माध्य के निकट पहुंचा जाए। तो हम देखिए, भारित समांतर माध्य दो प्रकार से निकाला जा सकता है, एक वास्तविक भार के आधार पर और एक काल्पनिक या अनुमानित भार के आधार पर निकाला जाता है। वास्तविक भार के आधार पर देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, खाद्यान्न पर 940 रुपए का व्यय करता है, किराया 200 रुपए व्यय करता है, कपड़ा 500 रुपए व्यय करता है, ईंधन व रोशनी पर वह 250 रुपए व्यय करता है और अन्य मदों पर 240 रुपए व्यय करता है। और इसका वास्तविक भार दे रखा है 7.5, 2.5, 1.5, 1.0 और दिस। तो ये देखिए, ये इसका एक्स मद है और ये वेट है। तो अगर हम करेंगे एक्स डब्ल्यू, क्योंकि वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये हमको यूज करना है फॉर्मूला। तो हमने क्या करना है, एक्स डब्ल्यू निकाला, यानी 940 940 मल्टीप्लाई 7.5, तो पहला आया आपका 7050 ऐसा करते हैं, इसको हम W1 मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको W2 मान लेते हैं अनुमान। तो ये हुआ XW1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, मदों का गुणा वास्तविक भार से कर रहे हैं। दूसरा आपका 200 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आपका होगा 500। तीसरा होगा 500 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये होगा 750। चौथा आपका 250 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 250, और 240 इसका वेट है 0.5, तो ये आएगा 120। तो ये आपका हो गया सिग्मा एक्स W1, ये आपका हो गया 8670। और वेट देखेंगे 7, ये 10, 10, 12.5 और 30। तो पहला वेटेड इंडेक्स नंबर निकालेंगे, एक्स डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स W1 बटे सिग्मा W1। सो यहां आ जाएगा 8670 डिवाइडेड बाई 13। हम क्या करेंगे, इसमें 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 666.92, ये हमारा इंडेक्स नंबर है।
अब अगर हम देखिए अनुमानित भार के आधार पर करते हैं, तो अनुमानित भार के आधार पर करेंगे तो इसको लिखेंगे XW2। अब हम एज्यूम वेट काम में लेंगे, तो फर्स्ट है 940 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 14,100। नेक्स्ट है 200 मल्टीप्लाई 5, देखिए वेट हमने इसका, देखिए इसको 15 दिया, इसको 5 दिया, इसको 4 दिया। देखिए यहां डिफरेंस है, यहां तो इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, एक में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा हमने इसको, पहला हुआ 15,000, ये आपका हुआ 1,000। थर्ड देखिए 500 मल्टीप्लाई 4, तो ये होगा 2,000। देन 250 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 500। 240 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 240। तो ये आपका होगा 17840। तो XW2 बराबर सिग्मा XW2 डिवाइडेड बाय सिग्मा W2। या भार को जोड़ करेंगे 20, 26 और 127। सो 17840, इसका टोटल है 27। सो 17840 डिवाइडेड बाय 27, दैट इज 660.7। लगभग देखिए पहले आया था 666.92 और आया 660.7, क्योंकि हमने एक भार को बदला है। तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर है, वो दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक वास्तविक भार पर निकाला जा सकता है और दूसरा आनुपातिक भार के आधार पर वेटेड इंडेक्स नंबर निकाला जा सकता है। सामान्य रूप से यदि सभी पद मूल्यों को बराबर भार, ये देखिए ये दो प्रकार से निकाला। अब देखिए क्या होता है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक्स बार व XW में संबंध, यदि सभी पद मूल्यों को बराबर बार दिया जाए तो एक्स बार और XW बराबर आएंगे। नंबर एक, यदि, वैसे ही मैं बोल के बता देता हूं आपको, यदि हम सबको बराबर बांट दें, जैसा कि हम करते हैं, जो सामान्य समांतर माध्य होता है उसमें हम सभी पद मूल्यों को बराबर बांट देते हैं, वैसे ही अगर वेटेड इंडेक्स नंबर में भी सभी पद मूल्यों को समान बार दिया जाए तो एक्स बार और XW बराबर आएंगे। यदि हम ये करें कि छोटे पद है उनको कम बार दें और बड़े मूल्यों को ज्यादा बार दें, यानी जिस पर हम कम पैसा खर्च करते हैं उसको कम बार दें, जिस पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उसको ज्यादा बार दें, तो हमारा समांतर माध्य बड़ा होगा सामूहिक समांतर माध्य से। जैसे अभी हमने मजदूरी निकाली थी तो मजदूरी 500 आई थी और वो आई थी 440। अगर हम उल्टा करें, जो कम मूल्य, जो जिन पर हम पैसा कम खर्च करते हैं उनको ज्यादा बार दें, जिन पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको कम बार दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक्स बार से XW ज्यादा होगा। ये मैं इसको एक क्वेश्चन करके आपको सोल्व करके बताता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सामान्य समांतर माध्य और वेटेड इंडेक्स नंबर में, वेटेड जो समांतर माध्य है उनमें क्या अंतर है। पहली चीज मान लीजिए, देखिए हम मानते हैं ये एक्स पद है, एक्स पद मान लीजिए 50, 70, 80, 100 और 200, ये पद है। अब मान लीजिए इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो आएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमको क्या करना है, सामान्य समांतर माध्य निकालेंगे 50 प्लस 70 प्लस 120 प्लस 80। देखिए ये तो 200, 300, 500, सो 500 डिवाइडेड बाय 5 सीधा ही है, एक्स बार आया 100। अब देखिए नंबर एक, यदि सभी पद मूल्यों को बराबर बांट दें, सभी पद मूल्यों को
बराबर भार। अगर मैं सभी पद मूल्य को बराबर दूं, जैसे इसको भी मैंने 5 दिया, 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 ये W। सो XW हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी, देखिए 3 चीज कर सकते हैं, सभी पद मूल्य को बराबर बांट दिया, बराबर बांट दिया तो सबको 5 दिया, तो ये हमने करना है 5 250, ये 350, 400, 500, 1000। तो ये सिग्मा XW सभी पद मूल्य को बराबर बांट दिया, तो आएगा 250 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 1000, ये आपका आएगा 2500 और ये आपका है 25। सो XW बराबर सिग्मा XW बटे सिग्मा W, तो आएगा 2500 डिवाइडेड बाई 25, तो XW भी आपका 100 आएगा, तो यहाँ X बराबर हुआ XW, तो सब पद मूल्य को बराबर बांट देंगे, तो क्या होगा, हमारा समांतर माध्य और भारी समांतर माध्य बिल्कुल दोनों एक ही आएंगे, ये आपको प्रूव करके। अब यदि जो छोटे मूल्य है उनको हम बड़ा भार दें और बड़े मूल्य को कम भार दें, देखिए छोटे मूल्यों को अधिक भार, मान लीजिए हमने इसको दिया 9, इसको दिया 7, इसको दिया 5, इसको दिया 3, इसको दिया 1, यानी जो छोटा मूल्य था उसको ज्यादा बांट दिया, जो बड़ा मूल्य उससे बड़ा मूल्य उसको कम बांट, यानी छोटे मूल्य को हमने कम बांट दिया, बड़े मूल्य छोटे मूल्य को ज्यादा बांट दिया। 50 को हमने 9 बांट दिया, 70 को हमने 7 दिया, फिर 80 को और कम दिया, फिर 100 को और कम दिया, फिर 200 को और भी कम दिया। तो यहां ऐसी स्थिति में क्या होगा, XW हमको निकालना है, तो यहां देखिए क्या होता है, 50 450 490, 8 गुना 5 400, 100 गुना 3 300, 200 गुना 1 200, ये W2 बार है, ये W1 बार है, तो हमने ये W2 लिया। ओके, इनको टोटल करेंगे तो पहला आया 450 प्लस 490 प्लस 400 प्लस 500, दोनों मिलाकर जोड़ा तो आया 1840, सिग्मा XW2 दैट इज 1840। सो XW2 ये XW1 बार दैट इज 1 सिग्मा XW2 डिवाइडेड बाय सिग्मा W2 दैट इज 1840 डिवाइडेड, भार इसमें आया 7 और दिस 16 21 24 एंड 25, देखिए भार वो का वही है 25, यहां पर भी 25 भार दिया, यहां पर भी हमने 25 भार दिया, डिवाइडेड बाय 25। सो यहां 25 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 73.6। सो XW2 आएगा 73.6, तो यहां X बार इज ग्रेटर देन X बार W2, यानी 100 ज्यादा है 73.6 से। तो इसका मतलब है कि अगर हम छोटे मूल्य को अधिक भार देते हैं और बड़े मूल्य को कम भार देते हैं तो हमारा समांतर माध्य ज्यादा आएगा बाहरी समांतर माध्य की तुलना में। तीसरी कंडीशन, यदि हम छोटे मूल्य को कम भार दें, बड़े मूल्य को ज्यादा भार दें, तो देखिए क्या होगा, ये W3 भार छोटे को कम, ऊपर लिख देता हूं, छोटे मूल्य को कम भार, बड़े को अधिक भार। तो यहां देखिए ये W3 ये 1 3 5 7 9, ये कहिए मैंने 25 बार दिया जो पहले दे रहे थे। XW3 50 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 50, 70 को 3 से करेंगे 210, 8 5 जा 400, ये 700, ये 1800। तो यहां देखिए क्या होता है, यहां छोटे मूल्यों को कम भार दिया, बड़े मूल्य को ज्यादा भार दिया। तो पहला आपका आया 50, दूसरा आया 210, तीसरा आया 400, फिर आपका आया 700,
फिर आपका आया 1800, तो टोटल हुआ 3160। सिग्मा एक्स डब्ल्यू थ्री दैट इज 3160। तो सिग्मा ये हमने लिखना है एक्स बार डब्ल्यू थ्री दैट इज सिग्मा एक्स डब्ल्यू थ्री डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू थ्री। सो 3160 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 126.4। तो यहां देखिए एक्स बार से बड़ा होगा एक्स डब्ल्यू थ्री, क्योंकि 100 से बड़ा है 126.4। तो यहां देखते हैं कि अगर छोटे मूल्य को कम बार और बड़े मूल्य को अधिक बार दिया जाता है तो भारित समांतर माध्य का मान ज्यादा आता है सामूहिक जो हमारा सामान्य समांतर माध्य है, क्योंकि सामान्य समांतर माध्य 100 है। अगर हमने समान भार दिया सबको, सब पद मूल्य को, तो समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य समान होगा। अगर हम उल्टा कर दें, जो जिस पर हम कम पैसा खर्च करते हैं उनको ज्यादा बार दें, जिन पर हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको कम बार दें, तो फिर हमारा जो समांतर माध्य है वो भारित समांतर माध्य से अधिक होगा। अगर हम यूं करें कि जिस मूल्य पर हम पैसा कम खर्च करते हैं, जिन वस्तु पर हम कम पैसा खर्च करते हैं उनको कम बार दें, जिन वस्तुओं पर हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको अधिक बार दें, तो ऐसी स्थिति में भारित समांतर माध्य जो होता है वो सामान्य समांतर माध्य की तुलना में अधिक होता है। जो हम बता रहे हैं कि सामान्य रूप से अगर श्रमिकों के औसत जीवन निर्वाह व्यय को निकालना है तो उस स्थिति में सामान्य समांतर माध्य की तुलना में भारित समांतर माध्य का हम प्रयोग करेंगे तो वह ज्यादा वास्तविकता के निकट होगा, क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि जिस वस्तु का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं उसको बार ज्यादा मिलना चाहिए और जिस वस्तु का प्रयोग हम कम करते हैं उसको कम बार न मिलना चाहिए। सामान्य रूप से जब हम आवृत्ति बंटन की बात करते हैं तो आवृत्ति वाले जो सवाल होते हैं उसमें तो हम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी भार की तरह ही यूज की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो वास्तविक सामान्य रूप से समांतर माध्य व भारित समांतर माध्य में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहां सामान्य समांतर माध्य में आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है वहीं भारित समांतर माध्य में भार का प्रयोग किया जाता है, पर इसका कुछ महत्व है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जहां विभिन्न पद मूल्यों में बहुत अधिक अंतर, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कुशल श्रमिकों की संख्या जो थी वो बहुत कम थी और अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक निर्माण वाले उसमें कुशल श्रमिक तो 10% है और अकुशल श्रमिक 90% है, तो वहां पर अगर हमको औसत मजदूरी निकालनी है तो वहां पर भारित समांतर माध्य का प्रयोग किया जाएगा, तो औसत मजदूरी ज्यादा नजदीक आएगी, बजाय हम सामान्य समांतर माध्य का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से कंबाइंड मीन की तरह ही भारित समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई समंत श्रेणी ऐसी है जिसके बहुत सारे उपवर्ग हो, अलग अलग का अलग अलग समांतर माध्य निकालना हो, जैसे कि हम भारित समांतर माध्य का प्रयोग जैसे कि हम सामूहिक समांतर माध्य में करते हैं, वैसे ही यदि कोई समंत श्रेणी ऐसी हो जिसके बहुत सारे उपवर्ग हो, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का पहला उपवर्ग हो गया मेल और फीमेल, दूसरा हो गया शिक्षित और अशिक्षित, तीसरा रूरल में रहने वाले, अर्बन में रहने वाले, चौथा एज ग्रुप हो सकता है, यानी बहुत सारे जब उपवर्ग हो किसी समंत श्रेणी में तो उस समय जो सामान्य समांतर माध्य है उसकी तुलना में जो भारित समांतर माध्य है उसका प्रयोग किया जाना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वह वास्तविकता को ज्यादा निकट रूप से बताता है। इसके अलावा कंबाइंड मीन या सामूहिक समांतर माध्य जिसको कहा जाता है, वस्तुतः रूप में वह एक भारित समांतर माध्य ही है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, एक उपवर्ग में 100 व्यक्ति थे उनका समांतर माध्य था, दूसरे उपवर्ग में 150 व्यक्ति थे उनका समांतर माध्य था, तीसरे उपवर्ग में 200 व्यक्ति थे उनका समांतर माध्य था। इन सबका सामूहिक समांतर माध्य निकालिए तो देखा जाए तो अलग अलग व्यक्तियों की संख्या वो भार को ही बताती है। पहला W1 होता है, दूसरा W2 होता है, जिसको हम N1 और N2 के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमको अनुपातों का प्रयोग करना है, अगर हमें अनुपातिक दरें दी हुई हो, प्रतिशत दरें दी हुई हो या दरों का माध्य निकालना हो, तो जहां अनुपातिक दरें दे रखी है या प्रतिशत दरें दे रखी है वहां सामान्य समांतर माध्य की तुलना में
भारित समांतर माध्य का प्रयोग किया जाना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वह वास्तविकता को ज्यादा अच्छे ढंग से बताता है। तो हम ये मानते हैं कि सामान्य रूप से देखा जाए तो समांतर माध्य व भारित समांतर माध्यम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर भारित समांतर माध्यम में हम अनुमानित भार का प्रयोग करके हम अपने समांतर माध्य को वास्तविकता के ज्यादा निकट लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बजट की बात करें तो हम आटा 10 किलो लेते हैं पर इलायची 10 किलो नहीं लेते हैं, काली मिर्ची 10 किलो नहीं लेते हैं। तो जो आइटम हम ज्यादा खरीदते हैं उनको हम ज्यादा भार दें, चीनी हम ज्यादा खरीदते हैं, आटा ज्यादा खरीदते हैं, दाल ज्यादा खरीदते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो आलू ज्यादा खरीदते हैं। तो जो चीज ज्यादा यूज होती है उसको ज्यादा भार दिया जाए और जो चीज कम यूज होती है उसको कम भार दिया जाए, तो जो हमारा औसत बजट है वो ज्यादा वास्तविकता के निकट होगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि भारित समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है।